नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.एन. राय, मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरोफिजिशियन, एमडी एंड सीनियर रेजिडेंशिप फ्रॉम एम्स नई दिल्ली। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोसिस के बारे में, यानी कि जिसे हम हिंदी में पागलपन या मनोविकृति भी कहते हैं। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पागलपन क्या होता है, पागलपन के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या प्रमुख प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अंत में इसके जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रमुख इलाज हैं। तो आइए जानते हैं कि साइकोसिस क्या होता है। देखिए, साइकोसिस यानी पागलपन एक गंभीर मानसिक स्थिति है। इसमें व्यक्ति के विचार और वास्तविकता में काफ़ी अंतर आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षणों की, तो देखिए, इसके लक्षणों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डेल्यूजन यानी भ्रम क्या होता है, हेलुसिनेशन यानी मतिभ्रम क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग यानी कि अव्यवस्थित सोच क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर यानी अव्यवस्थित भाव भंगिमा क्या होता है, और अंत में हमें जानना है कि निगेटिव सिम्टम्स यानी कि नकारात्मक जो लक्षण है वो क्या होता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि डेल्यूजन यानी कि भ्रम क्या होता है। देखिए, भ्रम में किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार या अवधारणा मजबूती और अस्थायी तौर पे घर बना लेती है एवं वास्तविकता को बार बार उसे बताने के बावजूद ये जो विचार और अवधारणा है उस व्यक्ति के मन से नहीं निकलता है, तब हम इसे भ्रम और जो मेडिकल टर्म है डेल्यूजन कहते हैं। देखिए, डेल्यूजन के कई कंटेंट यानी कि आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रकार होते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को उत्पीड़न का भ्रम हो सकता है, यानी उसे लगता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उसे परेशान कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति को ये भ्रम हो सकता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की धार्मिक भ्रम हो सकता है। इस प्रकार से कई भ्रम के जो कंटेंट कहते हैं हम इसे, वो हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ भ्रम वैसे होते हैं जो किसी भी प्रकार से वास्तविकता में संभव नहीं है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप उदाहरण के लिए समझिए कि जब मैंने कहा कि किसी को उत्पीड़न का भ्रम है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को कभी कोई परेशान कर भी देता हो, ये संभव है। लेकिन जब अगर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके जो दिमाग से जो विचार है उसको कोई दूसरा व्यक्ति निकाल ले रहा है, अब ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके दिमाग में जो विचार है वो डाल दिया जा रहा है, इसी प्रकार से कि उसके दिमाग को नियंत्रित किया जा रहा है, तो ये वास्तविकता में संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और इस जो भ्रम को हम बिजार डेल्यूजन कहते हैं, जिसका प्रारंभ में इस्तेमाल स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए किया जाता था। अब आइए जानते हैं कि हेलुसिनेशन के बारे में, यानी कि मतिभ्रम के बारे में। तो देखिए, मतिभ्रम में किसी भी व्यक्ति को एक कुछ ऐसा अनुभव होता है जो कि वास्तविकता में नहीं होता है। ये अनुभव व्यक्ति को किसी भी इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि किसी को कुछ सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, कुछ का गंध आना, या शरीर में कुछ महसूस होना जो वास्तविक में नहीं है, तो हम इसे मतिभ्रम कहते हैं। अगर हम डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग यानी अव्यवस्थित सोच के बारे में जानेंगे, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो सोच के बारे में हमें उसकी बोली से पता चलता है, और उसमें हम ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके विचारों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक बात बोलता है और फिर दूसरे बात पे जंप कर जाता है, और वहाँ कोई कनेक्शन नहीं मिल पाता है। कई बार हम मरीज से बात करते हुए ये पाते हैं कि जब उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जो उसका उत्तर होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, उस उत्तर का उस पूछे गए प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं होता है। कई बार व्यक्ति का जो बोली है वो समझना ही मुश्किल होता है, वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर हम बात करें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर यानी अव्यवस्थित भाव भंगिमा की, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है अचानक से या तो बचकानी हरकत कर देगा, बच्चों की तरह हंसने लगेगा, गिलाने लगेगा, या बहुत ज़्यादा अचानक से बिना कारण बौखलाया हुआ प्रतीत होगा।
तो ये एक अव्यवस्थित भाव-भंगिमा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कैटाटोनिक बिहेवियर भी आता है। अब कैटाटोनिक बिहेवियर जो है इसी डिसऑर्गेनाइज्ड एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर और के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति असामान्य रूप से चुप हो जाता है या फिर व्यक्ति के शरीर में करापन आ जाता है, व्यक्ति का शरीर कड़ा हो जाता है, व्यक्ति आपके आदेश और निर्देशों का पालन नहीं करता है, आपके रिक्वेस्ट को वो नज़रअंदाज का पालन नहीं कर पाता है और कई बार तो आप जो उसको करने के लिए कहते हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत करता है। तो ये कई लक्षणें और इसके अलावे भी हैं जो कैटाटोनिक बिहेवियर के लक्षण हो सकते हैं और ये लक्षण कैटाटोनिक बिहेवियर जो है सिर्फ और सिर्फ ये साइकोसिस के मरीज में ही नहीं पाया जाता है। इसके अलावे ये डिप्रेशन के मरीज में भी हो सकता है, मैनिया के मरीज में भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स यानी नकारात्मक लक्षणों की, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है नेगेटिव यानी हर चीज़ कम होना, यानी इसमें व्यक्ति के इमोशंस में कमी आ जाती है, व्यक्ति बहुत कम बोलता है या एक दो शब्दों में उत्तर देगा, व्यक्ति स्वयं से किसी भी कार्य को नहीं करता है, उसमें खुद की इच्छा किसी कार्य को करने के लिए या खुद का कहते हैं इम्पल्स जो होता है किसी काम करने के लिए वो नहीं आता है, या फिर व्यक्ति जो है वो सोशली डिसोसिएट होता है, डिटैच्ड होता है, यानी समाज से अलग, घर वालों से अलग बैठा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निगेटिव सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइकोसिस के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर मेजरली अगर हम बात करें तो साइकोसिस को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक अफेक्टिव साइकोसिस और नॉन अफेक्टिव साइकोसिस, जिसे हम प्योर साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगर अफेक्टिव साइकोसिस की बात करते हैं तो इसमें साइकोसिस के लक्षण जो हैं मूड डिसऑर्डर में पाया जाता है, यानी कि डिप्रेशन के मरीज में या फिर मैनिया के मरीज में पाया जाता है। अगर हम नॉन अफेक्टिव साइकोसिस की बात करते हैं तो इसे प्योर साइकोटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं हम, और प्योर साइकोटिक डिसऑर्डर को कुछ प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डेल्यूजनल डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर और अन्य साइकोटिक डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये व्यक्ति में किशोरावस्था में ही उसके स्वभाव में परिवर्तन शुरू हो जाता है और इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम बात करें डेल्यूजनल डिसऑर्डर की तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का एक भ्रम जो है व्यक्ति में 1 महीने से ज़्यादा समय तक अगर पाया जाता है तो हम उसे डेल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो भ्रम जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र में व्यक्ति को परेशानी आती है, उसके अलावा उसके व्यावसायिक या सामाजिक क्षेत्रों में कोई परेशानी नहीं होती है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम समझें तो अगर किसी पार्टनर को अपने अपोजिट पार्टनर के चरित्र पे शक है, किसी व्यक्ति को अपने पार्टनर के चरित्र पे शक है, तो उसे जो भी समस्याएं आएगी वो अपने पार्टनर के साथ ही आती है, बाकी अपने दोस्तों से या बाकी परिवार के सदस्यों से या अपने कार्य में किसी प्रकार का मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की या फिर स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर की या स्किज़ोफ्रेनिया की या फिर स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की, तो इसमें जो व्यक्ति को अपने सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तथा इन सभी बीमारियों में भ्रम एवं मतिभ्रम या अन्य साइकोसिस के जो लक्षण हमने बात किया है वो उपस्थित होता ही होता है। अगर हम बात करें ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की तो इसमें ये लक्षण जो हैं वो 1 दिन से लेके 1 महीना तक हो सकता है और उसके अंदर ही मरीज़ ठीक हो जाता है, दवाई या फिर बिना दवाई के या बिना इलाज के भी। अगर स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें जो लक्षण हैं वो 1 महीना से लेके और 6 महीनों तक रह सकता है और इसके भीतर ही व्यक्ति का जो लक्षण है वो ख़त्म हो जाता है, या तो इलाज के द्वारा या बिना इलाज के भी ठीक हो जाता है। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसमें जो लक्षण है वो 6 महीनों से ज़्यादा तक पाया जा सकता है और कम से कम 1 महीना तक तो जो कुछ लक्षण हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के वो पाए जाते हैं।
अगर हम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में होता क्या है कि साइकोसिस यानी स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े जो लक्षण हैं वो और साथ ही साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड दोनों व्यक्ति में एक समय में पाया जाता है, तब हम उसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जो व्यक्ति के इस बीमारी के दौरान 2 हफ्ते का ऐसा समय होता है जब हो सकता है कि मरीज को सिर्फ और सिर्फ साइकोसिस के ही लक्षण हों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार थे साइकोटिक डिसऑर्डर के जिसके बारे में हमने बात किया। तो आइए जानते हैं कि साइकोसिस के क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो जेनेटिक कारण के बारे में बात करें तो ऐसा शोध के द्वारा देखा गया है कि साइकोसिस में कुछ जीन प्रामाणिकता से मरीज या उनके परिवारों में पाया जाता है, और ऐसा देखा गया है कि यदि आपके परिवार में साइकोसिस के मरीज़ हैं तो व्यक्ति को साइकोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम अन्य कारणों में बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को प्रसव के दौरान या शुरू प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि माँ को डायबिटीज़ हो गया हो या फिर माँ को बहुत उच्च रक्तचाप जिसे प्री एक्लम्सिया कहते हैं या एक्लम्सिया कहते हैं, या फिर बर्थ वेट है जो व्यक्ति का वो काफ़ी कम हुआ हो, लो बर्थ वेट जिसको कहते हैं, इन कारणों से भी साइकोसिस या फिर कहें तो स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति नशे का सेवन करता है, खास करके जो गांजे का सेवन करता है, तो उसे साइकोसिस की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर अन्य कारणों के बारे में जानें तो यदि माँ कुपोषण की शिकार होती है या प्रेगनेंसी के दौरान पोषक तत्वों की कमी आती है तो उन बच्चों में भी स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा शोधों से पता चला है कि आज के जो युग में जो शहरीकरण हो रहा है, जिसे हम फास्ट अर्बनाइजेशन कह रहे हैं, या फिर व्यक्ति का पलायन हो रहा है गांव से अन्य शहरी क्षेत्रों में, तो उन लोगों में और उनके बच्चों में साइकोसिस या फिर स्किज़ोफ्रेनिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन में हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसके बाद इस प्रकार के लक्षण आते हैं, तो देखिए स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस के मरीज़ में जो होता क्या है कि ब्रेन का कुछ एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जैसे कि मीजोलिम्बिक एरिया जो एक महत्वपूर्ण एरिया होता है। ऐसा देखा गया है कि साइकोसिस के मरीज़ में जो कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डोपामाइन है। डोपामाइन का जो लेवल है वो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लगता है। कुछ एरियाज़ में जैसे कि ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका भी लेवल बढ़ता है, और ऐसा देखा गया है कि ये इसके बढ़ने से एक साइटोटॉक्सिसिटी होती है और वो एरियाज़ जो हैं ब्रेन के डैमेज होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ये आप मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि ब्रेन में इस प्रकार के चेंजेस होने की वजह से जो लक्षण हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स यानी भ्रम, मति भ्रम, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, और निगेटिव सिम्टम्स मीन्स यानी जो हमने पहले ही बात किया है, तो वो हो सकता है। तो इस प्रकार से जो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण जो थे उसकी चर्चा किया मैंने, और उसके बाद जो ब्रेन में जो चेंजेस हो जाते हैं उसके बारे में हमने बात किया है। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस के क्या क्या इलाज हैं। तो देखिए, जब कोई साइकोसिस का मरीज़ हमारे पास आता है तो हम कुछ प्रारंभिक जांचों के बाद मूलतः जो उसके लक्षण हैं उसके आधार पर डायग्नोसिस करते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी जो फिजिकल कारण या मेडिकल कारण हो सकता है उसको हम रूल आउट करते हैं। उसके बाद जो साइकोसिस का जो इलाज है वो पूर्णतः दवाइयों के द्वारा ही की जाती है और उसके द्वारा ही संभव है। अब यदि हम दवाओं की बात करें तो हम साइकोसिस में यूज़ और उपयोग होने वाली दवाओं को एंटीसाइकोटिक के नाम से जानते हैं, और ये एंटीसाइकोटिक्स जो होता है वो
कई जनरेशन्स और क्लासों में डिवाइड किया गया है इसको। उसकी जटिलता में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम मोटे तौर पे कुछ सामान्य एंटीसाइकोटिक के बारे में बात करें तो जैसे कि ओलेंजेपिन हो गया, रिस्पेरिडोन हो गया, क्विटायापिन हो गया, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेराजिन इत्यादि इस प्रकार के एंटीसाइकोटिक्स आपके मनोचिकित्सक या फिर फिजिशियन यूज करते हैं। देखिए, इन एंटीसाइकोटिक के द्वारा पॉजिटिव सिम्टम्स जो 4 लक्षण हैं उसको बहुत हद तक नियंत्रित किया जाता है और मरीज में ये लक्षण काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, सुधार आ जाता है। परंतु जो निगेटिव सिम्टम्स है यानी कि नकारात्मक जो लक्षण हैं या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन जिसको यानी कि सोच का जो परेशानी आ जाता है वो इन दवाओं से कारगर तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए जब स्किज़ोफ्रेनिया या फिर साइकोसिस के मरीज़ में पॉजिटिव सिम्टम्स का नियंत्रण हो जाता है तो फिर इन मरीजों को एक प्रॉपर साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी उस व्यक्ति को हमें समाज में किस प्रकार से उसको फिर से उसे लाया जाए, समाज में उसको फिर से एक स्थान दिया जाए, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है। और ये एक बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव यानी ये एक बहुत इनमें बहुत लोगों का, बहुत पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे अभी भारत में ये व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। इस दिशाओं में काम किया जा रहा है और आशा करते हैं कि भविष्य में इस साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन की दिशा में काफ़ी सारे काम किए जाएंगे। तो आज हमने साइकोसिस और इससे जुड़े डिसऑर्डर के बारे में जाना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।